हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि कल हमने स्टार्ट किया है हेल्थ साइंस पढ़ना। तो कल हमारी पहली क्लास हुई थी जिसमें हमने एक रूपरेखा बनाई थी कि हमें हेल्थ साइंस में क्या-क्या पढ़ना है। साथ ही साथ हमने स्वास्थ्य पर बात किया था। स्वास्थ्य क्या है? उसकी कुछ परिभाषाओं को भी देखा था। अगर हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और उसमें अरस्तू का नाम ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे जब हम वातावरण की बात करते हैं, तो हम उसमें वाटसन को नहीं भूल सकते हैं। उसी तरह से जब हम हेल्थ पढ़ रहे हैं, तो उसमें अरस्तू का नाम लेना नहीं भूल सकते हैं। तो बेसिकली कल हमने यही इतना समझा था कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषाएँ देखी थी, स्वास्थ्य को किस तरह से बनाए रखना है उसके कुछ नियम देखे थे। साथ ही साथ हमने देखा था कि ये स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या होते हैं, ठीक? ये तो हमने बात कर ली कि हमने कल क्या देखा था। अब हम आज क्या देखेंगे? तो वो है आपका पर्यावरण प्रदूषण। आपको पता है कि प्राचीन काल में जो व्यक्ति होते थे वो अधिक स्वस्थ और निरोगी होते थे। उस समय संपूर्ण विश्व का जो वातावरण था उसमें प्रदूषण नहीं था। उस समय केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जो पशु-पक्षी थे उनका भी जीवन स्वस्थ रहता था, वो भी स्वस्थ रहते थे। आजकल सिर्फ मानव ही नहीं, ये पशु-पक्षी जितने भी जीव हैं, उनके लिए भी हानिकारक हो गया है। तब क्या होता था, वो प्रदूषण नहीं होता था, तो जो लोग होते थे, जो भी जीव थे, तो उनका जीवन स्वस्थ रहता था। आज प्रदूषण के कारण प्राकृतिक जो संतुलन है वो तो गड़बड़ हो गया है। अब इनका जब अस्तित्व यानी कि जो ये प्राकृतिक संतुलन है ये बिगड़ गया है, तो इससे जीवन के अस्तित्व को खतरा आ गया है। पर्यावरण शब्द का प्रयोग जैसे जल हो गया, वायु हो गई, भूमि हो गया, पर्वतें हो गई, पेड़-पौधे हो गए और जीवधारियों संबंधी जो संपूर्ण प्राकृतिक संपदा और पारिस्थितिकी है, इसके विषय में किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण समझने से पहले ज़रा हम समझ लेते हैं कि ये पर्यावरण क्या चीज़ है, ठीक? प्रदूषण तो हम देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये पर्यावरण क्या चीज़ है और कुछ परिभाषाओं को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये पर्यावरण के बारे में पर्यावरण हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हालाँकि इसमें कोई भी चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा नई नहीं होती है। हमने बचपन से ही कुछ न कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़ा ही होता है। तो ये जो पर्यावरण है, पर्यावरण शब्द परि और आवरण 2 शब्दों के योग से बना है, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाली परत। तो पर्यावरण का बेसिकली अर्थ क्या हो जाता है? हमें चारों ओर से ढके रहने वाला परत, जल तथा वायु का प्राकृतिक वातावरण पर्यावरण कहलाता है। ठीक? यानी कि ये हमने पहले से भी सुन रखा है कि जो हमें चारों तरफ से ढक के रखा है, वही पर्यावरण कहलाता है। अब इसमें क्या आता है? इसमें जल आते हैं, पर्वत आते हैं, पेड़-पौधे आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। और ये चीज़ हमने आज नहीं सुना है, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं परिधन आवरण। परि का अर्थ चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है ढके रहना। तो क्या बस यही इतना सीमित है? हमें कुछ परिभाषाओं को भी ध्यान रखना है कि पर्यावरण की कौन-कौन सी परिभाषाएँ हैं। ज़रा हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है पर्यावरण तो हम समझेंगे ही। पहले हमें ये समझना है कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? ये प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? तो प्राकृतिक पर्यावरण को ही हम भौगोलिक पर्यावरण भी कहते हैं।
ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसे हम भौगोलिक पर्यावरण भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जलवायु हो गया, ऋतुएं हो गई, तापक्रम हो गया, भूमि की उत्पादकता है, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, समुद्र, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पशु पक्षी जो भी हैं, ये सारे के सारे प्राकृतिक या फिर भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब जिन शक्तियों को मनुष्य परिवर्तित कर लेता है, वो प्राकृतिक पर्यावरण नहीं रह जाते हैं। जैसे जैसे जो नदी से निकली हुई नहर है, वो प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है। जोती हुई भूमि, ये जिन चीज़ों को मनुष्य परिवर्तित करता है, वो चीज़ें आपकी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक? इसमें हम पाते हैं कि जो भी चाहे जो हो, जिन चीज़ों को मनुष्य द्वारा नियंत्रित करते हैं, वो चीज़ें आपकी प्राकृतिक नहीं कहलाती हैं। ठीक? अब आगे हमें क्या देखना है? आगे हमें कुछ परिभाषाओं का ज़िक्र करना है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैकाइबर योम पेज की। तो इन्होंने कहा कि भौगोलिक पर्यावरण उन सभी दशाओं से बना है जो प्राकृतिक ने मनुष्य को प्रदान किया है। यानी कि भौगोलिक पर्यावरण वो सारी दशाएं कहलाती हैं जिसे प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान किया है। ठीक, इनकी परिभाषा थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पर 2 से 3 परिभाषाओं का जिक्र किया है। तो अगली परिभाषा किसकी है? अगली परिभाषा आ जाती है सोरोकिन की। सोरोकिन के अनुसार जो पर्यावरण है वो क्या है? तो सोरोकिन के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण का संबंध ऐसी प्राकृतिक दशाओं से जो मनुष्य से प्रभावित हुए बिना ही अपना कार्य करते हैं। हमने पहले भी देखा कि जिन चीजों को मनुष्य नियंत्रित करता है, वो आपके प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। यहाँ भी इन्होंने, सोरोकिन ने भी वही बात कही है कि भौगोलिक पर्यावरण का संबंध ऐसी प्राकृतिक दशाओं से जो मनुष्य से प्रभावित हुए बिना ही कार्य करती हैं तथा जो मनुष्य के अस्तित्व एवं कार्यों से स्वतंत्र रहते हुए स्वयं परिवर्तित होता है, उसमें हम मानव की भागीदारी नहीं होती है, उसको मानव के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाता है, वही भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब रॉश महोदय की भी परिभाषा देख लेते हैं। तो रॉश ने क्या कहा? इन्होंने कहा पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इन्होंने सबसे ही अलग परिभाषा दे दी कि पर्यावरण कोई बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यानी कि इनकी परिभाषा बड़ी छोटी सी है। इन्होंने भी यही चीज कही है, बट इन्होंने बहुत ही थोड़े शब्दों में कहा है। तो छोटी छोटी परिभाषाओं को जरूर ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक, तो ये हमने देख ली कुछ परिभाषाएं। अब परिभाषाएं तो हमने समझ लिया। अब हम जरा समझते हैं पर्यावरण के प्रकार कि ये जो पर्यावरण है ये कितने प्रकार का होता है। तो ये जो संपूर्ण पर्यावरण है, संपूर्ण पर्यावरण को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? पहला आ जाता है भौगोलिक या फिर प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा आता है सामाजिक पर्यावरण और तीसरी हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट पेज पे है, तो वो है सांस्कृतिक पर्यावरण। अब सबसे पहले हम जरा सा समझते हैं यहाँ पर भौगोलिक पर्यावरण क्या है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक, नाम से ही चीजों को समझा कीजिए तो आसानी से समझ में आएंगी। जो ये भौगोलिक पर्यावरण है या फिर जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, ये क्या होता है? तो मनुष्य के आसपास जो पाई जाने वाली विभिन्न प्राकृतिक शक्तियाँ और कारक हैं, ये कारक ही मनुष्य के लिए भौगोलिक पर्यावरण या कह सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं।
पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, पेड़-पौधे, जीव-जंतु और मौसम, ये सारी चीज़ें आपको प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मिलेंगी। ये पर्यावरण मनुष्य इनको नियंत्रित नहीं कर सकता है। जैसा कि आपने पहले ही देखा, क्या ऐसा हो सकता है कि वायु पर आपका कंट्रोल हो, आकाश पर आपका कंट्रोल हो, पृथ्वी पर आपका कंट्रोल हो? हम मानव के बस की बात नहीं है ये। तो जो प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक पर्यावरण ऐसे पर्यावरण होते हैं जिनमें मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक? बस इतना ध्यान रखेंगे कि जिन चीज़ों पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है, वो प्राकृतिक या फिर भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात हमने की सामाजिक पर्यावरण की। सामाजिक पर्यावरण क्या है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये हम पढ़ते चले आए हैं, सुनते चले आए हैं, समझते चले आए हैं कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। अपने स्वभाव और प्रकृति से वो समाज का निर्माण करता है। समाज का निर्माण तो हम ही करते हैं। व्यक्ति समाज का ही सदस्य होता है, समाज से ही प्रभावित होता है। जब समाज संबंधी सभी कारक सम्मिलित हो जाते हैं, तो वही सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। अब समाज का संपूर्ण ढांचा ही सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। परिवार, आस-पड़ोस, समुदाय, खेल, विद्यालय के साथी, ये सभी व्यक्ति समाज के ही अंग होते हैं। क्या समाज से परे हैं ये? आपको पता है कि किसी बच्चे में सामाजिक निर्माण सबसे पहले अपने परिवार से ही होता है। बच्चा जो होता है वो अपने परिवार से ही सामाजिकरण सीखता है। फिर वो अपने आस-पास में जाता है, समुदाय के लोगों से सीखता है, खेल खेलता है, उसमें भी उसका सामाजिक विकास होता है। विद्यालय में भी उसका सामाजिक विकास होता है। तो ये सारे के सारे कारक जो होते हैं वो बच्चे के सामाजिक जो है उसके विकास में निर्माण करते हैं और ये सारे कारक समाज का अंग होते हैं, इन्हीं से मिलकर सामाजिक पर्यावरण बनता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जिसमें परिवार, आस-पास पड़ोस, समुदाय, विद्यालय के साथी या फिर विद्यालय सम्मिलित होते हैं, उन्हीं को हम सामाजिक पर्यावरण कहते हैं। हमारे जीवन में समाज पर्यावरण जो सामाजिक पर्यावरण है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा गलत सामाजिक पर्यावरण में है, यानी कि अगर उसके परिवार का या उसके पास-पड़ोस का, विद्यालय का, ये अगर इसका वातावरण अच्छा नहीं है, तो इस बच्चे में भी सामाजिक विकास अच्छा नहीं होगा। जैसे अगर परिवार में ही हमेशा लड़ाई, झगड़ा, किच-किच ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कलह-कलेश हो रहा है, तो बच्चे का सामाजिक विकास क्या अच्छे से होगा? नहीं होगा। तो ये तो हमने बात कर ली दूसरा प्रकार जो है पर्यावरण का सामाजिक पर्यावरण। अब तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा जो है ये है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है? तो सांस्कृतिक पर्यावरण में हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, धर्म हो गया, भाषा, रीति-रिवाज, रूढ़ियाँ, प्रथाएँ, प्रचलन इन सभी चीज़ों को हम सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। अब इसमें मनुष्य द्वारा निर्मित भौतिक पदार्थों को भी रख देते हैं जैसे जैसे इसमें आवास आ जाता है, उपकरण आ जाता है, वस्तुएँ, मशीन, संस्थाएँ, ये सारी चीज़ें सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं और इनका नियंत्रण मनुष्य कर सकता है। इनका नियंत्रण जो है वो मानव के द्वारा किया जाता है। तो जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, उनमें मनुष्य हस्तक्षेप करता है, यानी कि उसका कंट्रोल मनुष्य करता है। साथ ही साथ सामाजिक पर्यावरण पर भी करता है, लेकिन भौतिक पर्यावरण में मनुष्यों का नियंत्रण नहीं हो पाता है या मनुष्य उसे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। ठीक? तो ये तो हमने देखा कि पर्यावरण के प्रभाव।
अब हम पर्यावरण के प्रदूषण को समझने से पहले ज़रा एक बात समझते हैं कि ये जो पर्यावरण है इसका मानव जीवन या फिर जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने अभी ऊपर जितनी भी चीज़ें समझी, उससे हमें ये पता चलता है कि जो पर्यावरण है, मानव जाति की नहीं बल्कि सभी जीव-जंतुओं के जीवन को, उनकी समस्त आवश्यकताओं को प्रभावित करता है और ये कई प्रकार से लाभकारी भी होता है। तो पर्यावरण के लाभों को हम थोड़े में समझ सकते हैं, अगर 2-4 पॉइंट समझें, तो इससे क्या होगा? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए स्वच्छ वातावरण और शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन हमें स्वच्छ पर्यावरण से ही मिलता है। शुद्ध जल, जो कि हम प्राणियों के जीवन का मुख्य आधार है, इसकी प्राप्ति भी शुद्ध पर्यावरण से होती है। वनों और पहाड़ों में अनेक प्रकार की जो औषधियाँ होती हैं, जड़ी-बूटियाँ हो गई, ईंधन हो गए, फर्नीचर हो गए, इनके उपयोग के लिए लकड़ी भी हमें पर्यावरण से मिलती है। उचित वातावरण में आवश्यक जो नमी बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अब वन हो गए, पहाड़ हो गए, ये वर्षा कराने के और भूमि कटाव को रोकने के लिए, मिट्टी के संरक्षण के लिए पर्यावरण की हमें आवश्यकता होती है। तो तमाम पहलुओं में पर्यावरण यानी कि एक स्वच्छ पर्यावरण होना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा, तो हमारा पर्यावरण अच्छा नहीं होगा, तो ये हमारे ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। ठीक? तो अब हम समझते हैं, बेसिकली हमने अभी तक सिर्फ पर्यावरण के बारे में समझा और कितने प्रकार के पर्यावरण होते हैं, हमने उस पर ज़िक्र किया। अब हम बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण की, कि ये पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? ठीक? ये जो पर्यावरण प्रदूषण है, प्रदूषण जो शब्द है आपको पता है कि पॉल्यूशन का ही हिंदी रूपांतर है। अब पॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है कि खराब हो जाना। तो जो ये हमारा प्रदूषण है, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? दूषित या फिर खराब हो जाना, ठीक? अगर कोई चीज़ जो दूषित है या फिर खराब है तो वही क्या कहलाएगा? प्रदूषण कहलाएगा। अब प्राकृत ने क्या किया है, यहाँ पर देखते हैं। प्राकृत ने हमें प्राकृतिक संसाधन तो प्रचुर तथा संतुलित मात्रा में प्रदान किए हैं। आपको पता होगा जब हमने होम मैनेजमेंट डिस्कस किया था, तो वहाँ पर संसाधनों की बात की थी। ज़रा एक बार बताइएगा कि संसाधन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सीमित होते हैं या फिर असीमित होते हैं? साथ ही साथ बताइएगा कि हमने पारिवारिक संसाधन कितने प्रकार का पढ़ा था? ज़रा देखें कि आप पिछला रिवाइज़ कर रहे हैं या भूल गए हैं। जो भी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं, उन्हें आप पढ़ा कीजिए। अगर आपने नोट्स बनाया है, तो हफ्ते में 1 दिन ज़रूर उसे रिवाइज़ करना चाहिए आपको, ठीक? तो हम बात कर रहे थे क्या? पर्यावरण प्रदूषण की। प्राकृत ने हमें प्राकृतिक संसाधनों को तो प्रचुर और संतुलित मात्रा में प्रदान किए हैं, लेकिन यानी कि परंतु मानव ने उनका दुरुपयोग करके पर्यावरण संबंधी अनेक असंतुलन की समस्याएं उत्पन्न कर दी है। इन्हीं को ही हम प्रदूषण कहते हैं। तो किसे प्रदूषण करते हैं कहते हैं? जिसे मनुष्यों ने दुरुपयोग किया है और जो असंतुलन की समस्या उत्पन्न की है, यही प्रदूषण कहलाते हैं। औद्योगिकीकरण, जनसंख्या, इनकी अत्यधिक वृद्धि से मानव ने छेड़छाड़ करके जो प्राकृतिक व्यवस्था थी, उसको इन्होंने असंतुलित कर दिया है या फिर इनके संतुलन को बिगाड़ दिया है। अरे भाई, पहले जनसंख्या कम थी, तो खान-पान भी कम था, खेती भी कम होती थी, रहने के लिए इतना घर भी नहीं बनाया जाता था कि पेड़-पौधे काट दिए जाएँ या फिर फसलों को उगाने के लिए हम जो अनेक प्रकार के कीटनाशक दवाइयाँ हैं, इनका प्रयोग जो कर रहे हैं, ये भी तो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें प्रदूषण फैलाने का कार्य करती हैं। औद्योगिकीकरण है, मकान बनाने के लिए वनों को काट दिए जाते हैं, जिससे जो वर्षा है वो ना होने से मानव और जीव-जंतु इनके लिए जो जल है उसकी उपलब्धि कम हो गई, यानी कि उसका जो दुर्बलता से दुर्लभ हो गया है उसका पाना। तो साथ ही जो पशु हैं, पशुओं के लिए चारे का अभाव हो गया है। कहीं पर आप देख रहे हैं सूखा पड़ रहा है, तो कहीं पर नदियों में बाढ़ आने की जो इनका बाढ़ आने से जो अपार जल है और जो धन है, इनकी हानि हो जाती है। जैसे कहीं-कहीं पर फसल तो अच्छी हुई है, कहीं पर पानी की कमी से फसल खराब हो जाते हैं, तो कहीं बाढ़ आने की वजह से फसल खराब हो जाते हैं। पेड़ों के कटने से मानव को शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। दूषित वायु अगर हम दूषित वायु ग्रहण कर रहे हैं, तो तमाम प्रकार के हमें रोग कष्ट भोगने को पड़ रहे हैं। तो ये जो हम बिगाड़ रहे हैं, ये हमारे ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। रासायनिक खाद और कीड़े जो मारने की औषधियाँ हैं, इनसे हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे ही क्या, पूरे जीव जो संपूर्ण जीव हैं, ये सभी के लिए हानिकारक हैं। इसी तरह से दूषित वायु हो गया, दूषित जल हो गया, विषैले खाद्य पदार्थ हो गए और अनेक अन्य आधुनिकीकरण जो प्रदत्त संसाधन हैं, इनसे पर्यावरण की रक्षा के स्थान पर इनका आप संहार कर रहे हैं। ठीक? तो जब पर्यावरण में कहीं भौतिक, रासायनिक, जैविक अथवा अन्य किसी भी प्रकार के परिवर्तन के कारण जैव समुदाय के जीवन प्रक्रम में कोई विघ्न उत्पन्न होता है या फिर अवांछनीय परिवर्तन होता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है और इसे ही हम पर्यावरण में प्रदूषण कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक? जब तक हमारे जो पर्यावरण हैं, इनमें भौतिक, रासायनिक, जैविक या किसी अन्य प्रकार से विघ्न उत्पन्न हो जाता है या जब होने लगता है, तो वही क्या कहलाता है? वही हमारे पर्यावरण में परिवर्तन करता है और यही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक? तो हमें समझ में आ गया होगा कि जब हम अपने पर्यावरण को दूषित करते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सभी जीव-जंतुओं के लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले ये तो हमने देख लिया पर्यावरण प्रदूषण क्या है। ज़रा हम इसके कारणों पर भी गौर करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं। कारण हालाँकि हम सब जानते हैं, लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि कौन-कौन से कारण होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति और औद्योगिकीकरण के विकास के कारण। यानी कि जब से ये वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति और जो औद्योगिक विकास के कारण पेड़ काटकर भिन्न-भिन्न प्रकार के कारखाने स्थापित किए जाने लगे हैं। जंगलों के पेड़ों को काटने से जो देश की जलवायु है, उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। जहाँ पेड़ विहीन क्षेत्र हैं, वहाँ पर वर्षा सूखी होती है, वर्षा नहीं होता है, वर्षा की कमी होती है, सूखे पड़ने लगते हैं। कारखानों और मकानों के लिए जब हमें लकड़ी की आवश्यकता हुई, तो हमने क्या किया? हमने पेड़ों को काटा, हमने पहाड़ों को काटा, जिससे वर्षा की जो संपूर्ण पानी है, वर्षा का जो सारा पानी है, वो बिना किसी रुकावट से वेग से नदी में बह रहा है। नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ के आने का यही एक मुख्य कारण होता है कि जैसे-जैसे हमारे यहाँ पहाड़ों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, हमने पहाड़ तो तोड़ लिए, हमने पेड़ों को काट लिए, तो वर्षा का जल एक वेग से आएगा ना। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये ढलान है। तो जब ये ढलान है, आप यहाँ पहाड़ था, यहाँ पहाड़ था, यहाँ पहाड़ था, तब पानी कैसे रुक, 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 रुक ऐसे आता था। लेकिन जब आपने इन पहाड़ों को तोड़ दिया, प्लेन बना दिया, तो पानी तो सर से नीचे आएगा ना। तो जब
पानी ऐसे ही डायरेक्ट आकर नदियों में मिल जा रहा है, पानी बेकार हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती हैं। ठीक? अगला क्या है, कारखाने के हानिकारक अवशिष्ट व रासायनिक पदार्थ के नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिस कारण से जल प्रदूषण होता है। आपने देखा होगा कि जो कारखाने से निकलने वाले अवशिष्ट और रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनको लाकर नदियों में डाल दिया जाता है। अब जब नदियों में डाल दिया जाता है तो नदी का पानी तो खराब हो गया, जल दूषित हो गया। अब जल दूषित हो गया तो ये हमारे पर्यावरण में प्रदूषण हो गया। अब वो दूषित जल हम पिएंगे, हम बीमार पड़ेंगे। तो ये भी एक कारण है पर्यावरण प्रदूषण का। अगला कारण क्या हो सकता है? तो कारखानों की चिमनियाँ, बिजली घर तथा रेलगाड़ियों से निकलने वाले धुएँ, जो इनसे धुएँ निकलते हैं, गैस निकलते हैं, ये वातावरण को दूषित करने में काफ़ी प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। अब छोटे नगरों और देहाती जो क्षेत्र हैं, उनमें चूल्हे का जो धुआँ होता है, वो भी वातावरण को दूषित करता है। ऐसा नहीं है कि जो ये बड़े-बड़े कारखाने और चिमनियाँ हैं, यही सिर्फ़ दूषित कर रही हैं। जो आपके और हमारे घरों में जल रहा है, चूल्हा जल रहा है। अब हर घर में सिलेंडर तो मिल गया है, सिलेंडर मिल गया है, लेकिन उसमें गैस भरवाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो आप देखेंगे जो गाँव में, देहातों में जो सिलेंडर मिले हैं, वो व्यक्ति एक बार भरवा लिया तो 6 महीने तक चलता है। क्या 6 महीने तक खाना बन सकता है एक सिलेंडर पर? तो व्यक्ति क्या करता है? चूल्हा ही जलाएगा। अब ये जो चूल्हे से धुआँ निकल रहा है, ये भी हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। ठीक? अगला है, शहर में कूड़ा-करकट के ढेर। शहर में क्या होता है, कूड़ा-करकट के जो ढेर होते हैं, ये भी दूषित करते हैं हमारे पर्यावरण को। उनमें मच्छर, मक्खियाँ, ये सारी चीज़ें खूब पनपती हैं, तो ये भी तो एक रोग का कारण होता है। अगला है, मानव व पशुओं आदि के मल-मूत्र के निस्तारण की उपयुक्त व्यवस्था ना होना। तो जब इनके जो मल-मूत्र हैं, इनके निस्तारण की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, तो इससे भी पर्यावरण का प्रदूषण होता है। अगला है, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से जो भारतीय जनजीवन है, इसकी आवश्यकता बढ़ गई है। अब इसकी पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन जैसे जो हमारे वायु हैं, जल हैं, भूमि हैं, ये पर्याप्त नहीं है। मकान बनाने के लिए जंगलों के पेड़ जो हैं उनको काट कर भूमि और लकड़ी उपलब्ध की जाती है। काट दिए हमने, जगह बन गई वहाँ पर घर बनाने के लिए। जो पेड़ से कटी लकड़ी, तो वो हमारे घर बनाने में काम आ जाएगा। अब जब पेड़ कट गए हैं, हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, हमारा पर्यावरण दूषित होगा। अगला क्या है? अगला है इसमें आधुनिक मशीनों अ, आधुनिक मशीनों, विमानों, रेलगाड़ियों, मोटरों, बसों, ट्रकों, इन सब का शोर। आपको पता है ये सारे जो शोर होते हैं, ये ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, वीडियो, ये सब ज़ोर से जब बजाए जाते हैं तो ये हमारे कानों को हानि पहुँचाते हैं। साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क पर भी ये कुप्रभाव डालते हैं। तो जो ये शोरगुल हो रहा है, ये कौन-सा प्रदूषण होगा? तो ये ध्वनि प्रदूषण होगा। जो जल में जो जल में हम क्या कर रहे थे, गंदगी कारखानों की लाकर डाल रहे थे, उससे जल प्रदूषण हो रहा था। वनों आदि को काट कर जो मिट्टी का तोड़-फोड़ किया जाता है, उसमें भी मृदा प्रदूषण होता है। तो ये अलग-अलग क्षेत्रों में हम नुकसान पहुँचाकर अपनी प्रकृति को हम क्या कर रहे हैं, प्रदूषण फैलाने का कार्य कर रहे हैं। अगला है, खाद्य पदार्थों को अधिक मात्रा में पैदा करने के लिए रासायनिक खादों और जहरीली दवाओं का प्रयोग। आपको पता है कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। यानी कि उसकी
हमारे बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम अपने जो खाद्य पदार्थ उगाते हैं, उसमें तमाम प्रकार के दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं? ताकि इसमें पैदावार अधिक हो, सबकी आवश्यकता की पूर्ति हो, इसीलिए हम इसमें जो है ये चीज़ें मिलाते हैं रासायनिक खाद। अब इन्हें मिलाने से भूमि और खाद्य पदार्थ दोनों का प्रदूषण हो जाता है, दोनों में प्रदूषण हो जाना हो जाता है और इसका जो भोगना पड़ता है किसे? हम मानव को ही इसको भोगना पड़ता है, ठीक? ये तो हमने देख लिया कि कारण क्या है। अब हमें नहीं लगता कि इसके प्रदूषण को दूर करने का उपाय हमें यहाँ पर नोट डाउन करना चाहिए था। तो एक बार हम ज़रा ऐसे ही समझ लेते हैं, हम क्या कर सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए। सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि कारण क्या है? क्यों उनको तभी तो नष्ट कर पाएँगे। अनेक प्रकार के जो पदार्थ हों, विषैले पदार्थ हैं, दवाएँ हैं, मल-मूत्र हैं, अपमार्जक हैं, इन सभी के जल स्रोत या फिर जल संसाधन में मिलाए जाने से पहले इनको हमें शुद्ध करना होता है। अशुद्ध जल को अगर नदी में यहाँ डाला जाता है, तो आबादी वाले स्थान से काफ़ी आगे ले जाकर डालना चाहिए या फिर ऐसे तालाब, जलाशय इन सब में डालना चाहिए जिससे जल का काम ना लिया जा रहा हो, जहाँ का जल हम उपयोग नहीं कर रहे हों। साथ ही साथ कूड़ा हो गया, करकट हो गया, गोबर हो गया, ये जो कंपोस्ट खाद मतलब जिनसे हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, तो हमें खाद बनाना चाहिए। इसे हमें ऐसे ही कहीं पर भी नहीं फेंक देना चाहिए। साथ ही साथ का क्या कर सकते हैं, तो निवास स्थान को सड़क से दूर करना चाहिए ताकि जो धूल वगैरह हैं, ये सब उड़ के हमारे पास ना आएँ। जैसे आप बीच शहर में जाकर बनाते हैं घर, तो क्या होगा? एक तो जो गाड़ियों से पॉल्यूशन निकल रहा है, वो आप तक जाएगा, दूसरे ध्वनि प्रदूषण के शिकार आप होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने निवास स्थान को सड़क से थोड़ा दूर बनाना चाहिए, जिससे धूल, धुएँ इन सभी चीज़ों से हमें बचत हो सके। कारखानों में जो चिमनियाँ लगी हैं, उनको काफ़ी ऊँचा बनाना चाहिए, ये भी प्रदूषण को कम करने के एक उपाय हो सकते हैं। साथ ही साथ जो परमाणु विस्फोट हैं, इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर ऐसा आवश्यक हो, तो ऐसी तकनीक का प्रयोग करें जिसमें रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव ना पड़ सके। तो ये तमाम प्रकार के उपाय हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। आपने जो अभी कारण ऊपर देखा, ये जो भी कारण देखे हैं, ये हमने कारण ही तो देखा पर्यावरण प्रदूषण के। तो जो आपने कारण देखा, हमने पहले भी डिस्कस किया है, किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले हमें समस्या के बारे में जानना ज़रूरी है। तो जब आपको कारण पता चल गया है, तो आप निवारण कर सकते हैं, ठीक? ये चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ हम रोकथाम के भी बारे में बात करेंगे या फिर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए भी हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। अब ये तो हमने बात कर लिया कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। अब हम बात कर लेते हैं प्रदूषण के प्रकार। अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक हमने बस यही समझा कि पर्यावरण क्या होता है। हमने 2-4 परिभाषाएँ देखी, साथ ही साथ हमने पर्यावरण के प्रभाव देखे। बस थोड़ा-सा हमने ये समझा कि पर्यावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हमने समझा कि प्रदूषण क्या है और पर्यावरण प्रदूषण क्या है। अब पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी जान लिए हैं, हमने इनका निवारण भी कर लिया है। अब हम समझते हैं कि जो प्रदूषण है, प्रदूषण के प्रकार कौन-कौन से हैं, ज़रा हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो पारिस्थितिक विज्ञान है, इसके अनुसार पृथ्वी के 3 प्रमुख भाग होते हैं। कौन-कौन से? एक होता है स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। अब तीनों भागों पर कुछ भाग में ही जीवमंडल होता है। तो
ये प्रदूषण के 3 क्षेत्र हो सकते हैं, या तो वायु, जल या मृदा। अब ये 3 प्रदूषण तो हो ही सकते हैं। वायु यानी कि वायुमंडल है तो वायु प्रदूषण होगा। स्थल मंडल है तो हम यहाँ पर मृदा प्रदूषण प्रदूषण की बात करेंगे। जल मंडल है तो हम जल प्रदूषण की भी बात करेंगे। अब ये तो हो गए हमने जो भौगोलिक परिस्थिति के 3 भागों के आधार पर समझ लिया। इसके अतिरिक्त भी आप कुछ प्रदूषण ध्यान रख सकते हैं, जैसे इसमें ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको पर्यावरण प्रदूषण में 5 प्रकार के प्रदूषण पढ़ने हैं, जिसे हम यहाँ पर ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले आता है आपका वायु प्रदूषण, दूसरा है आपका जल प्रदूषण, तीसरा है आपका मृदा प्रदूषण, चौथा है आपका ध्वनि प्रदूषण और पांचवा है आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब ये प्रदूषण जो भी हम देख रहे हैं इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक? कि वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है और ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सारे प्रदूषण पर कल हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। आज हमने पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में समझा। कल हम इसके जो प्रकार हैं उस पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका वायु, जल, मृदा, ध्वनि और रेडियोधर्मी ये सारे प्रदूषण आ जाएंगे। ठीक? तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, एक आध दो कमेंट भी कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। अब ज़रूरी नहीं है अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई और भी ना पढ़े। अगर आपके काम की नहीं है क्लासेस तो आप शेयर ही कर दिया कीजिए। अब यहाँ तक आए हैं तो शेयर तो करना बनता ही है। साथ ही साथ आपसे कल परसों यानी कि जो भी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन, उसमें भी आपने जवाब नहीं दिया था। आपका काम क्या होता है? आपका काम होता है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके जवाब देना, ठीक? तो आप लोग जवाब नहीं देते हैं। जैसे अभी मैंने कल ही पूछा था डब्ल्यूएचओ के बारे में, लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं दिया। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। अगर कभी किसी का मन कर दिया तो 1-2 लोग दे दिए। अभी जो हमने परसों क्वेश्चन डिस्कस किया था, 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, पूरे के पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट को कवर अप करते हुए। तो 50 क्वेश्चन में मैंने कम से कम आपसे 10 क्वेश्चन पूछे थे। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिला था मुझे, ठीक? तो अगर आपको आंसर आते हैं तो एक बार आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जो नहीं आते हैं उसको भी बताया कीजिए, तो उसके जवाब भी आपको मिल जाएँगे। 10 क्वेश्चन में से अगर 5 भी क्वेश्चन बताए होते तो भी अच्छा रहता। बाकी आपका बताने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी हम पढ़ रहे हैं हेल्थ साइंस, तो फिर से आपके लिए वही क्वेश्चन डब्ल्यूएचओ के बारे में। बताएँगे आप डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म, उसका प्रपोज़ल कब रखा गया, किसने रखा, भारत में कब स्थापना हुई और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? इतने क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। शायद से मैंने बीच में कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इसका आंसर आप सभी से मुझे चाहिए, ठीक? साथ ही साथ आपका काम ये है कि 3 पीएम पर 3 पीएम पर आप आके अपनी क्लास तुरंत ले लिया कीजिए, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारी क्लासेस कई दिन ऑफ हो गई थी, तो जिससे काफ़ी लोगों के पास तक नोटिफिकेशन नहीं जाता है और ये इम्प्रेशन भी नहीं जा रहा है लोगों तक। तो जब आप आकर अपने टाइम से क्लास ले लेंगे तो कुछ दिन में ये चीज़ें वापस से कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक? और जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। रात 9 बजे उस पर क्विज़ होती है, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। तो आप क्विज़ को सॉल्व करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। ठीक? तो बस आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।